गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम देखेंगे बिहार एसएससी के लिए 5वां टेस्ट सीरीज। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। तो इसके पहले 4 जो टेस्ट सीरीज हुए हैं और इसके बाद आज 5वां टेस्ट सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। पहली बार ग्राम सभा वर्ष किसे घोषित किया गया था? तो ये 2009-10 इसका राइट आंसर है। यानी कि 2009 और 10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। अब जानते हैं कि अनुच्छेद 243 ग के अधीन बिहार राज्य मंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना और उसके संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि दूसरा सवाल है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील का समझौता पूछ रहा है, किन देशों के बीच हुआ था। देखिए, पंचशील समझौता जो हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। और उस समय भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। बिहार में ज़िलों की कुल संख्या 38 है। और ऐसे बिहार में अगर पुलिस ज़िलों की बात की जाए तो बिहार में कुल 40 पुलिस ज़िले हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो इसका सही जवाब है कि रॉल्फ फिच इसका सही जवाब होगा। यानी कि रॉल्फ फिच बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था। और ये अकबर के समय में, यानी कि अकबर के शासनकाल में ये भारत आया था। जबकि दूसरी ओर ये टॉमस रो जो है कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो किस आधार पे थी, तो किस मॉडल पे आधारित थी। तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। और कौशाम्बी और टोपरा दोनों जो स्तंभ हैं अशोक स्तंभ, उनको दिल्ली लाने का काम किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, इसमें अमृतसर की जो घटना है वो 1919 में हुई थी। यानी कि जो जालियांवाला बाग है। चंपारण सत्याग्रह ये 17 में हुआ था, 1917। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। और मोपल्ला विद्रोह जो हुआ था वो 21 में हुआ था। इस तरीके से सबसे पहली घटना इसमें है सी। उसके बाद से अमृतसर की घटना ए है। फिर उसके बाद से डी जो है मोपल्ला विद्रोह 21 में और 22 में हुआ था चौरी चौरा। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा हुआ था कि जो जैन धर्म है वे श्वेतांबर और दिगंबर 2 मतों में विभाजित हो गया था। जिसमें जो श्वेतांबर हैं वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में और जो दिगंबर हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में 2 संप्रदायों में बंट गए थे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। रेशम मार्ग पर जो है कि कुषाणों का अधिकार था। यानी कि ये 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी। और रेशम की जो जन्मभूमि है वो चाइना को माना जाता है। यानी कि चीन रेशम का जन्मभूमि है। और इस तरीके से रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान, यानी कि 1/3 स्थान को आरक्षित किया गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायतों में जो है कि 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। देवनागरी लिपि का जो देखिए सही विकास क्रम है कि देखिए, पहले ब्राह्मी लिपि, चूँकि ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों की जननी मानी जाती है। और उसके बाद से गुप्त लिपि है, फिर नागरी, उसके बाद फिर देवनागरी लिपि। तो इस तरीके से देवनागरी लिपि का ये विकास का क्रम है।
निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व तत्व का अंकन मिलता है? कान्हेरी की गुफाएं यानी कि जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे 11 सिरों वाली बोधिसत्व तत्व का अंकन मिलता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो देखिए, इसमें राजस्व के रूप में सरदेशमुखी जो होता था वो कुल राजस्व का 1/10 भाग जो है कि उसको वसूला जाता था। और शिवाजी जो है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तो इस तरीके से इसका आंसर इसमें डी आंसर है, यानी कि 1/10 भाग वसूला जाता था उसमें। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली, यानी कि देखिए अगला प्रश्न है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानी के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, और उस समय पेशवा कौन थे? तो ये थे बालाजी बाजीराव पेशवा थे उस समय। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ये देखिए आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया है श्री सैलम बांध ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखिए कृष्णा नदी जो है कि वो महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दोषी था, और माइकल ओडायर ने ही अपने सैनिकों से जालियांवाला बाग में चल रही सभा के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई भारतीय घायल हो गए थे और कितने भारतीयों की मौत हो गई थी। तो इसको उधम सिंह जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में जा कर के उसको गोली मारा था, यानी कि माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या किया था उधम सिंह ने। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तालाबों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये बताना है। तो देखिए जो ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में तालाबों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। जबकि अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में नलकूप जो है सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए एक तरफ यहाँ से कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं और एक जो है कि इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें मिलान करना है कि उसका सही सुमेल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो याद है आपको पहले उसी से आप मिला सकते हैं। जैसे देखिए अब इसमें भारतीय जो शेर है यानी कि सिंह जो होते हैं, जो ये भारतीय बाघ है यानी कि टाइगर जो है वो सुंदरबन में पाए जाते हैं। भारतीय सिंह ये गिर वन है, गुजरात के गिर वन में भारतीय शेरों की संख्या ज़्यादा है। इस तरह से राहिनोसेरस जो हैं वो ये काजीरंगा में है। ये कुछ जीवों के एक तरफ नाम है, तो ये काजीरंगा में पाए जाते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। और हंगोल जो है कि वो डाची गांव में, यानी कि इससे संबंध है। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें है कोड के अनुसार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट है कि सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो देखिए इसमें जो शून्यकाल है वो भारत की संसदीय कार्यविधि है और ये भारत की देन है, यानी कि शून्यकाल इसका सही जवाब होगा। देखिए ये शून्यकाल जो होता है वो भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 से इसकी शुरुआत हुई थी। और भारतीय संसदीय प्रणाली में जो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द हैं उसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में न्याय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो हैं वो बताना है कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही है। कि देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं,
राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती हैं या फिर पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती हैं, या फिर देखिए तो इसमें ये ऑप्शन ये लास्ट वाला सही है कि सरकार द्वारा सुविधानुसार उसे या तो स्वीकृत कर दिया जाता है या फिर उसे अस्वीकृत कर दी जाती है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 23वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र के लिए मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो इसका सही जवाब है कि जब मंत्रिपरिषद से अगर त्याग देना होता है तो त्याग पत्र या उसको पद को त्याग करना होता है तो मंत्री को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना पड़ता है, और एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। और इस तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक संघीय जो ढांचा है वो किस अधिनियम के तहत उसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत भारत में एक संघीय ढांचे को प्रस्तुत किया गया था। और ऐसे भारत के संविधान जो है उसके अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है कि यहाँ की जो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यहाँ पे संघात्मक ढांचे को अपनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का, तो लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है और इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि जो राज्यसभा होती है वो अस्थायी सदन है और वो राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए आसियान का सदस्य की बात करें तो आसियान में कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें वियतनाम भी है, ब्रुनेई है और ये म्यांमार भी है। इसमें बांग्लादेश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त और 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। संविधान का इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है या निर्देश देता है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि एगमार्क क्या है। एगमार्क क्या है, तो देखिए ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर देता है, यानी कि खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता की गारंटी देता है ये। और ये क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा एक प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत काम करता है, और ये कृषि से संबंधित उत्पादों की ग्रेडिंग और उसके मानकीकरण को प्रोत्साहित करने का काम करता है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए भारत में बहुत तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो जारवा जनजाति है उसको बताना है कि ये कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए जारवा जनजाति ये निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जारवा जनजाति पाई जाती हैं। तो इसके बाद से और भी जनजातियां हैं भारत में। सबसे बड़ी जो जनजाति है भारत की वो भील हैं, जबकि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की है वो गोंड है। तो इस तरीके से जनजातियों से भी बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती हैं। तो देखिए इसमें कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये देशों का समूह है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों से ये गुजरती हैं, जिसमें एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देश शामिल हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही जवाब है कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये सही जवाब है, और इन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। तो इसमें देखिए जो लोकसभा के गैर निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। और नेक्स्ट है कि
निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, यानी कि इसका सही जवाब है कि आधारभूत और उपभोक्ता जो हैं, यानी कि ये वर्गीकरण जो होता है कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि जो संगठन है इसरो, तो उसके द्वारा चंद्रयान 3 का जो लॉन्च जो उसकी लॉन्चिंग जो हुई है, यानी कि उसे लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ है, यानी कि ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश के जो श्री हरिकोटा में है। तो इसका सही जवाब है ये। और अब नेक्स्ट प्रश्न है 34वां प्रश्न देखेंगे कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें मांग निक्षेप के नाम से जाना जाता है, जो बिना नोटिस के ही निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से हैं, तो इसका सही जवाब है कि कटौती प्रस्ताव जो है इसका संबंध जो है वो संघीय बजट से है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? इसमें से देखिए बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से के लिए चुना गया है। तो इसमें अब 3 ये हस्तियां कौन कौन है देख लीजिए, यहाँ पे 2 बार 3 लिखा हुआ है। तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए 3 हस्तियों को मतलब चुना गया है, यानी कि 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें सुभद्रा देवी हैं जो पेपर मेसी कला यानी कि मधुबनी कला से संबंधित हैं, और दूसरे हैं जो आनंद कुमार वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं। कपिल देव प्रसाद है तीसरे व्यक्ति जो हस्तकरघा एवं कपड़ा उद्योग यानी उससे संबंधित है, और उन क्षेत्रों में अपना ये विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है इसमें बताना है। तो देखिए इसमें मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में अगर किसी देश की मुद्रा का मूल्य जब कम हो जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है कि निर्यात में वृद्धि हो जाती है और भुगतान संतुलन में सुधार लाना इसका जो है कि मेन परिणाम हो जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि निर्यात में वृद्धि होगी और भुगतान संतुलन में सुधार इसका सही जवाब है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें 20 इसका सही जवाब है कि भारत में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है कि 5 किलोमीटर हैं। और तिब्बत जो है कि चीन के अधीन एक स्वायत्त प्रक्षेत्र है, और तिब्बत के पठार की जो तिब्बत में स्थित एक जो पामीर का पठार है उसे विश्व का छत भी कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? इसमें बताना है कि कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में है। तो ये अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ एक ही राज्य में है, यानी कि वो पश्चिमी भारत में अवस्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में, और वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ये सभी जो इसमें मुद्रा का जो देशों के साथ जो विकल्प दिया गया है ये सब सही हैं। सिर्फ देखिए इटली की जो मुद्रा है वो यूरो नहीं है, बल्कि इटली की मुद्रा का नाम है लीरा है, इसमें यूरो लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि इटली की जो मुद्रा है वो यूरो नहीं बल्कि लीरा है। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। इसके कारण कौन सी मानसून प्रवाहित होती है? तो देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि वो प्रवाहित होती है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और देखिए मई जून में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उसे लू के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत में जो वर्षा होती हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते ही होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब है कि उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो हैं वो कपास के उत्पादन में अग्रणी हैं। ऐसे भारत के राज्यों में देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो भारत में कपास के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। और नेक्स्ट है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर हैं? देखिए अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर हैं, और यह परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, और इसे 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि देशों के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है?
देखिए देश जो है यानी कि अपने देश के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो देखिए इसमें सही जवाब इसका है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अगर सबसे बाद में अगर सूर्यास्त कहाँ होता है तो ये इसका सही जवाब है कि वो गुजरात है, यानी कि गुजरात में सबसे बाद में जो है कि वो सूर्यास्त होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है उसमें सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है, और भारत में सबसे अंत में जो सूर्यास्त होता है वो गुजरात राज्य में होता है। और इन दोनों के बीच में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय और गुजरात में जो सूर्यास्त होता है उसके बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी कि 2 आवर्स का इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है, तो इसका सही जवाब है कि नीरज चोपड़ा जो हैं वो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, अब देखिए यहाँ से देखते हैं कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका सही जवाब है कि लॉस एंजल्स यानी कि जो USA में है वहाँ पे सबसे पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, सही जवाब है रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। और नेक्स्ट है कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% जो है कि सीट आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह बताना है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया है, तो इसका सही जवाब है कि संविधान के 128वें संशोधन के अंतर्गत यह विधेयक आया हुआ है, यानी कि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ अभी, और जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक यानी कि 2023 के नाम से उसको लाया गया है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट का खिताब जीता है, सही जवाब है कि श्रीलंका को हराया है भारत ने, और तब जाकर के इस एशिया कप का क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। नेक्स्ट है कि अब देखिए यहाँ से कुछ अब केमिस्ट्री के प्रश्न है, यानी कि साइंस यहाँ से शुरू हो रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। देख लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कमज़ोर यानी कि कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है और उसके जगह पे खुद अपना स्थान बना लेता है। तो इस तरीके से देखते हैं, ऑप्शन पहला में ही देख लीजिए, कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे फेरस है। जब रिएक्शन के बाद देखते हैं कि देखिए यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद फेरस ये सल्फेट के साथ जो है यानी कि SO4 के साथ खुद यहाँ पे फेरस आ गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, यानी कि पहले ही जो है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और नेक्स्ट है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कौन हैं। चावल की खेती के लिए तो देखिए यहाँ पे चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए, यानी कि 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। और प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई मिलती है, किसमें, तो देखिए जो ये उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं उसमें ज़्यादा विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का तापमान जो होता है वो अधिक होता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसमें विविधता अधिक पाई जाती है। और नेक्स्ट है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही जवाब है कि स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट यानी कि जो कार्बन का अपरूप भी होता है। स्पंज क्या होता है, तो स्पंज एक प्रकार का जीव है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, ये बताना है कि इसे कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए या ठंडा किया जाएगा। तो देखिए जब जल को 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाता है या 4 डिग्री से सेल्सियस से नीचे उसको ठंडा किया जाता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में जल बीकर से बाहर गिर जाएगा, क्योंकि जल का जो तापमान होता है वो न्यूनतम जो होता है, जल का जो आयतन होता है न्यूनतम वो 4 डिग्री पर होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, तो सही जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है वो भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेवार है। इस तरीके से सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका को बहुत सी दवाओं से किसका निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो सही जवाब है इसका इसका ऑप्शन डी, यानी कि यकृत इसका सही जवाब होगा।
कि बहुत सी दवाओं से यकृत का निवर्सीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ये जो कैपिलरी की क्रिया होती है यानी कि केशिकत्व के कारण होता है। इसका सही जवाब होगा कि कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते जो होता है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लगता है। राइबोसोम्स की संरचना में क्या होता है? देखिए, राइबोसोम्स की संरचना में होती है यानी कि आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती हैं? देखिए, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से, देखिए इसमें जो ये रिफैम्पसिन जो है वो यक्ष्मा यानी कि टीबी के या टपेडिक जो रोग होते हैं उसके रोगियों के लिए ये महत्वपूर्ण औषधि हैं और काफ़ी प्रभावशाली भी हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में जब मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो देखिए, इसका रंग जो हो जाता है वो इसका रंग लाल हो जाता है, यानी कि सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्योंकि देखिए, हल्दी का जो लेप एक तरह से सूचक का काम करता है और जब क्षारीय प्रकृति के साथ उसको जब मिलाया जाता है तो वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? देखिए, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये कथन सही नहीं है, यानी कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी है, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही इसमें कथन गलत है, बाकी सब जो कथन दिए गए हैं वो सही है। और नेक्स्ट है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर के उपमा प्रदान की गई हैं? सही जवाब है कि तुलसी, यानी कि तुलसी के पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा एक प्रकार का एक औषधि का काम करता है और बहुत से विशेष करके सर्दी जुकाम खांसी दंत रोग और श्वास संबंधी रोग के उपचार में उसको काम में लाया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लुप्त होने को स्पष्ट किया जाता है, ये किससे? यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से इसका संबंध है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि प्रतिजैविक यानी कि जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो विषाणुओं पर प्रभावी नहीं होती, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि उसमें कोशिका भीति का अभाव होता है और इस कारण से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो विषाणुओं पर प्रभावी नहीं होती हैं। क्वथन क्या होता है? क्वथन होता है, देखिएगा क्वथन क्या है, तो एक निश्चित तापक्रम है, यानी कि एक निश्चित तापक्रम है जिस पर कोई पदार्थ जो होता है वो वाष्प बन जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि क्वथन क्या है, तो एक निश्चित तापक्रम है। और नेक्स्ट है कि देखिए, इसमें ये है कि सोडियम के विषय में दिया गया है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और 22 इसका परमाणु द्रव्यमान है, उसमें से एक बीटा जो उत्सर्जन एक बीटा करके उत्सर्जन के बाद से बनने वाला पदार्थ क्या है? देखिए, इसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब एक बीटा कर का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक जो है कि 2 कम हो जाते हैं और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो देख लीजिएगा, ये इसका ऑप्शन है, इसमें देख लीजिए कि ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होती हैं, ये सही है। दूसरा देख लीजिएगा, जब किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि सिर्फ ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि अब देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है किस प्रकाश के लिए अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब है कि लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक आवर्तकाल होगा, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, कृत्रिम लोलक में जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो अनंत हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों को बताना है, उसका नाम बताना है। देखिए, यहाँ पे 2 उपकरण लगाए गए हैं, यहाँ पर एक इसमें क्रमांक भी दिया हुआ है कि इसमें देखिए यहाँ पे ये पहला है और ये दूसरा है, बताना है कि कौन सा उपकरण कौन है, यानी कि इसमें क्या नाम है इनका। तो देखिए, यहाँ पे यहाँ पर जो ये उपकरण होगा, चूँकि यहाँ पर ऐसे जो ये
प्रतिरोध जो उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इसके बीच में जो विभवांतर यानी कि वोल्ट मीटर होता है जो विभवांतर को मापता है, और ऐसे परिपथ में ये जो है कि ये ए मीटर होता है और ये वोल्ट मीटर है, ताकि ए मीटर ये धारा मापने का काम करता है जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो पहला है वो पहला इसका जो है ये वोल्ट मीटर है और दूसरा वही आमीटर है। नेक्स्ट है कि एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण कब होता है? तो विद्युत धारा से जब बल्ब को जलाया जाता है तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का एक भाग होता है? तो ये देखिए ये प्लांटी, यानी कि इसका सही जवाब होगा कि जो सजीवों के संदर्भ में यानी कि जो टेरिडोफाइटा जो वर्ग है वो क्या है कि प्लांटी जगत का एक भाग होता है और